नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं जाने-माने फ़िल्म समीक्षक प्रतीक बराड़े। उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका और शो में जुड़ने के लिए दर्शक आपका इंतज़ार भी करते रहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोणे की पठान की। कई तरह की बातें की जा रही हैं, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कलेक्शन को लेकर के भी फ़िल्म हिट है, सुपर हिट है। एक वर्ग है जो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जो अभी भी टेढ़ी नज़रों से देख रहा है, लेकिन हमने देखा है कि मुंबई में एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जिसमें शाहरुख भी थे, दीपिका भी थी, जो फ़िल्म के दूसरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, वो भी चेहरे दिखाई दिए थे। एक जश्न का माहौल उस कैंप में है। और एक वर्ग है जिसने ब्रह्मास्त्र को भी हिट करार दिया था। ये अलग बात है कि हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ-कुछ फ़िल्मों को तो स्क्रीन से ही उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और कुछ फ़िल्मों के लिए 4-4 5-5 हज़ार स्क्रीन बड़ी सहज तरीके से उपलब्ध करा दी जाती हैं और फिर फ़िल्मों को हिट करने के वो सारे टोने-टोटके आज़माए जाते हैं, जो आजकल एक कहना चाहिए कि तौर तरीका बन गया है अपने प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म को हिट सुपर हिट दिखाने के लिए। कलेक्शन को लेकर के भी तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और ट्रेड में कुछ ऐसे चेहरे हैं, जो कुछ फ़िल्मों को तो हिट बताने और साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और कुछ पर उनकी वक्र दृष्टि रहती है। ये क्यों है, ये अपने आप में समझने की ज़रूरत है। लेकिन प्रतीक जी, आप तो पहले ही दिन फ़िल्म देख कर के आए थे, आपने अपने चैनल पर उसकी समीक्षा भी की है। उस पर हम बाद में आएँगे कि इसकी कहानी क्या है, इसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, अभिनय कैसा है, गीत-संगीत कैसा है, नई बात क्या है इसमें ऐसी कि ये सुपर हिट हो गई। पर मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई अभी भी शाहरुख खान का क्रेज़ है? एक वर्ग है जो उनकी फ़िल्मों को देखने के लिए जाता है? देखिए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि फ़िल्म सच में सुपर हिट है या नहीं है। बुक माई शो पर भी अगर हम जाकर देखें तो मैंने जितना अभी पिछले सोमवार के बाद से विशेषतः वीकेंड तक तो उन्होंने पूरा एक काफ़ी हाइप बनाने का जो प्रयास किया था रिलीज़ के बाद से ही बुधवार को फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और पूरा जो रिपब्लिक डे वीकेंड था रविवार तक का, तब तक तो पूरा उससे पहले हमने आर्टिकल्स वगैरह भी देखे हुए थे, सो कॉल्ड उनके कुछ जो फैन क्लब्स वगैरह है कि भाई हम वीकेंड तक पूरा मल्टीपल स्क्रीनिंग्स करवाने वाले हैं 200 से ज्यादा शहरों में 50,000 के करीब लोगों को वो पठान फिल्म दिखाकर ट्रीट करने वाले हैं और भी अलग अलग जगह से अलग अलग फैंस के इसने ये थिएटर बुक कर लिया उसने वो शो बुक कर लिया मतलब ये पूरा एक हाइप बनाने का प्रयास तो हो रहा था वीकेंड तक का। तो वीकेंड के बाद मैंने सोमवार से बुक माई शो पर मैंने कई बार चेक किया। आज भी अभी भी मेरे सामने बुक माई शो खुला हुआ है, पता नहीं अभी ये कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आप जो जितने भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बुक माई शो पर जाकर आज के या कल के शोज आप देखिए, एक सिंगल मतलब सब तरफ ग्रीन ग्रीन शोज ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई फास्ट फिलिंग या बुकिंग दिख रही हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं वीकेंड वीकडेज पर भी सोमवार से लेकर के अभी तक भी 25 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ इस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं जो अपने आप में ही आश्चर्य है। और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आप और हम कि भाई ये सच में कलेक्शन है या नहीं है, पर दूसरी तरफ तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिख रहा है कि भाई फलाने फलाने इसको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। पत्रकार है लेफ्ट के इकोसिस्टम के, वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मुझे तो टिकट ही नहीं मिल रहा। एक राष्ट्रवादी पत्रकार कथित उनका भी एक वीडियो मैंने देखा, वो भी कह रहे हैं कि भाई हाँ भाई सच में इतना बढ़िया फिल्म है या हाउसफुल है वगैरह वगैरह जो भी है। तो हाँ, हम यहाँ पर बस चर्चा कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ उसी समय सैकड़ों सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। फिल्म को किसी ना किसी प्रकार से ये न प्रकार है ना लोगों के ऊपर थोपा जाए
हिट कहकर, इसे मैं तो एक जबरदस्ती की हिट कहूंगा। इससे पहले की जितनी भी सक्सेसफुल फिल्म्स आप देखेंगे, चाहे वो आरआरआर हो, द कश्मीर फाइल्स हो, या कार्तिकेय 2 हो, या इससे पहले हमने अभी मणिकपुरम जैसी भी एक अभी हाल ही में आई हुई फिल्म देखी, मलयालम फिल्म है। बहुत ही कांतारा का उदाहरण आप ले लीजिए, बहुत ही स्मॉल बजट, छोटी बजट में बनी हुई फिल्म है, जिन्हें स्क्रीन तक नहीं दी गई थी जब शुरुआत में वो फिल्म रिलीज हुई। कार्तिकेय 2 तो मात्र 50 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। उसके बाद द कश्मीर फाइल्स मात्र 300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। कांतारा भी बहुत ही कम शोज के साथ में शुरुआत में रिलीज हुई थी। उसके बाद तो ये जो फिल्में हैं, उन्होंने अपने इतने छोटे 15-20 करोड़ के बजट में बनी हुई ये फिल्म है, उन्होंने, किसी ने 350 करोड़ का कलेक्शन किया, कांतारा ने 400 करोड़ का कलेक्शन किया, कार्तिकेय 2 ने 121 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, द कश्मीर फाइल्स का 350 करोड़ का कलेक्शन है। और वो हाइप हम जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में हम देख सकते थे। आप अभी जितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, उस समय सोसाइटी में लोग आजू बाजू में उस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई हाँ, हम ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, हमने देखी फिल्म, सब जगह पर उसके बारे में चर्चा हो रही थी। आज पठान के समय ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि भाई कहीं पर, मैंने तो अपने इर्द गिर्द कहीं पर भी इस फिल्म के बारे में कुछ चर्चा सुनी हो, या लोगों ने आपस में किसी में चर्चा हुई हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। ये केवल पीआर टीम, मार्केटिंग, सो कॉल्ड फैन क्लब्स और ये पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स, इनके द्वारा बनाई गई ये हाइप है, जो आम लोगों के बीच में कहीं पर भी फिल्म ने जगह बनाई हो, लोगों के हृदय में जगह बनाई हो, ये हमें देखने को नहीं मिलता। और देखिए, जो एक हाइप होती है ना, ये बिल्कुल संभव है, होता भी है कि एक हाइप के चलते कुछ लोग थिएटर पहुंच भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे फैन क्लब्स ने टिकट खरीदे थे, ऐसी बात नहीं है। पर उस हाइप के चलते चलो वीकेंड तक जो हमने कुछ, अभी तो मुझे तो कुछ ऐसी बुकिंग दिखाई नहीं दे रही, पर वीकेंड तक भी मान लीजिए रविवार तक कुछ लोग पहुंच भी गए हाइप को देखकर कि चलो देखते हैं फिल्म में ऐसा क्या है। फिर भी मेरे अनुसार इस कारण से पठान को, या बॉलीवुड फिल्म, विशेष तो बॉलीवुड को, एक नुकसान ही हुआ है। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है बॉलीवुड को इस कारण से, क्योंकि उन्होंने उल्टा, जो लोग बॉलीवुड की आलोचना कर रहे थे, उन्हें तो सही सिद्ध कर दिया इस फिल्म ने। क्योंकि आज तक जो भी बॉलीवुड की आलोचना कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई बॉलीवुड में कैसे हमें पाकिस्तान प्रेम देखने को मिलता है। कई सारी फिल्मों के उदाहरण है, वायरअप यूनिवर्स की ही टाइगर फिल्म सीरीज आप उठाकर देख लीजिए, उसके साथ में पठान में भी है, लाल सिंह चड्ढा में भी है, कबीर खान की फिल्में आप उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर या पाकिस्तान प्रेम हमें उन फिल्मों में देखने को मिलता है। और भी कई सारी बातों को लेकर बॉलीवुड की आलोचना होती रही है। तो जो लोग चलो हाइप के चलते थिएटर में पहुंच भी गए होंगे, वो लोग जब ये फिल्म देखेंगे और उसमें जो कुछ भी जिस प्रकार की बातें दिखाई गई है, पाकिस्तान प्रेम कहिए या पाकिस्तानी आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए जो बातें जो दिखाई गई है, लोगों का तो विश्वास हो जाएगा ना कि हाँ यार, बॉलीवुड तो सच में ये पाकिस्तान के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर, पाकिस्तान प्रेम, ये सब बातें तो सही है, लोग आलोचना करते हैं वो तो बिल्कुल सही है। तो इस फिल्म ने तो उल्टा जो लोग बॉलीवुड का विरोध करते हैं उनको एक प्रकार से सही सिद्ध किया है। और जो लोग चलो हाइप के चलते थिएटर में गए भी होंगे, उनका भी मेरे अनुसार तो बॉलीवुड से मन उठ जाएगा। एक बार चलो आपने हाइप क्रिएट करके लोगों को, कुछ लोगों को थिएटर में ला भी दिया, तो अगली बार क्या लोगों का दोबारा से बॉलीवुड पर, उनकी फिल्मों पर विश्वास होगा? नहीं होगा। और मेरे अनुसार लोगों का और ज्यादा विश्वास टूटेगा ही। प्रतीक जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि ये खेल क्या होता है कि ये कह दिया जाए कि साहब, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था एडवांस बुकिंग का, उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया। ये खेल होता कैसे है? देखिए, जब पूरी की पूरी मीडिया मार्केटिंग टीम इतनी बड़ी हो, करोड़ों रुपए फिल्म के प्रमोशन पर खर्च किए जा रहे हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब किसी फिल्म को आप हाइप क्रिएट कर दे रहे हैं, और वो बायस, वो पक्षपातपूर्ण जो रिपोर्टिंग है, वो तो स्पष्ट रूप में कोई बच्चा भी समझ जाएगा जिस प्रकार के आर्टिकल्स बड़े बड़े मीडिया हाउस लिख रहे हैं। और कई सारे जो पपेट क्रिटिक्स है, आप देख लीजिए, रिव्यूज देखिए पठान फिल्म के, कैसे, कितने बायस्ड, इतनी खराब फिल्म है। आप ये पाकिस्तान प्रेम वगैरह भी छोड़ दीजिए, टेक्निकली भी फिल्म इतनी ज्यादा खराब है, उसका वीएफएक्स आप ले लीजिए, विजुअल्स ले लीजिए, एक्शन सीक्वेंसेस ले लीजिए, सच में मजाकिया थे, मजाकिया, बचकाने भी नहीं कहूंगे, वो मजाकिया थे, हास्यास्पद थे। और कहानी में कहीं पर भी हमारी कोई, हम किसी पात्र के साथ में जुड़ पाए, कनेक्ट हो पाए, या उसके बारे में हम केयर कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था फिल्म में।
पर फिर भी किस प्रकार के रिव्यूज मिले हैं, आप फिल्म को देख लीजिए, कहीं पर 4.5 स्टार, कहीं पर 5 स्टार, 5 में से इस प्रकार की तो फिल्म को रेटिंग्स मिली हुई है। मीडिया की रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, फिल्म रिलीज होने से 10-15 दिन पहले से इन्होंने घोषित कर दिया था कि भाई फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है। रिलीज होने के पहले के आर्टिकल आपको मिल जाएंगे कि भाई इस फिल्म ने इस देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया, जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो तो रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ने की रिपोर्टिंग हो रही थी। तो ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से एक हाइप बनाने का प्रयास किया गया था। और जब किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आप इतनी बड़ी एक पूरी मार्केटिंग टीम, पीआर टीम, उनकी जो भी सोशल मीडिया मैनेज करने वाले होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई पेड रिव्यूज करवाए हैं, मैं किसी पर कोई यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहा, पर भाई लोग समझदार है, उन्हें पता चलता है कौन पेड रिव्यू कर रहा है, कौन ऑनेस्ट है रिव्यू करने के लिए। मैंने जब रिव्यू किया फिल्म का, उसके बाद मैंने सैकड़ों नहीं पता नहीं 1000 से ज्यादा कमेंट्स आए होंगे कि भाई बाकी जितने भी रिव्यूअर्स है, क्रिटिक्स वगैरह है, वो तो स्पष्ट रूप से पेड रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। और यही बात नहीं, सोशल मीडिया पर तो आपने देखा होगा, जब से ये जो कथित रूप से जबरदस्ती की हिट बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लोग तो ये मीम बना बनाकर डाल रहे हैं कि भाई बॉलीवुड तो आत्मनिर्भर हो गया है, नया ही आत्मनिर्भर मॉडल वो लेकर के आ गए हैं कि भाई खुद ही फिल्म बनाएंगे और उसके बाद में फैन क्लब्स हो या जो भी है खुद ही टिकट खरीदेंगे, इस प्रकार के मीम्स लोग बना रहे हैं। तो ये सब करके चलो ठीक है, एक फिल्म को आपने हाइप बनाकर खड़ा भी कर दिया, पर लोगों के हृदय में बॉलीवुड का फिर से कोई स्थान बनेगा या लोग सच में बॉलीवुड से कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। ये जो कलेक्शन को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, ये कैसे संभव होता है कि साहब आप बता दें कि किसी फिल्म ने 6 दिन में 300 करोड़ कमा लिए या इतने दिन में 500 करोड़ कमा लिए। ये इसमें कोई बड़ा खेल है क्या कि आप काले धन को सफ़ेद करने के लिए कुछ टैक्टिक्स अपनाते हैं, तरीके अपनाते हैं? जैसे आमिर खान की फिल्मों के बारे में कहा जाता था कि चीन में इतना बिजनेस कर लिया, मतलब हिंदुस्तान में उतना बिजनेस नहीं कर रही थी फिल्म, जहां वो जबान बोलने और समझने वाले लोग हैं। जहां वो जबान समझने वाले लोग ही नहीं है, वहां अगर कई गुना ज्यादा कलेक्शन फिल्म कर ले तो सवाल तो उठते हैं कि ये होता कैसे है, ये खेल क्या है पूरा? देखिए, अब हम तो किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने कोई ब्लैक मनी को व्हाइट किया है या क्या, पर इतना अवश्य है कि मैं चेक कर रहा हूं वीकडेज पर, मुझे कहीं पर भी ऐसी कोई बहुत बुकिंग या लोगों का क्रेज हो या जमीनी स्तर पर भी कोई क्रेज हो, ये मैंने कम से कम देखा नहीं है। और दूसरी बात, देखिए, ये बॉलीवुड के सर्वाइवल का प्रश्न था। 2022 में बॉलीवुड के क्या हालात हुए हैं, ये हमने देखा हुआ है। और अगर 2023 की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही होती, तो ये बॉलीवुड के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। तो ये उनके सर्वाइवल का प्रश्न था, कैसे भी करके उन्हें अपनी इस फिल्म को हिट दिखाना आवश्यक था। और पठान को हिट दिखाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि पिछले वर्ष जब द कश्मीर फाइल्स ने जो कलेक्शन करके दिखाया, जैसा लोगों ने प्रेम दिया उस फिल्म को, उसके बाद से बॉलीवुड की एक लॉबी बहुत परेशान थी अंदर से कि भाई ये फिल्म एक राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म, जिसने बॉलीवुड के पुराने सारी बड़ी बड़ी इनकी सो कॉल्ड जो बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में हैं ना, हैदर वगैरह जैसी, उन सारी फिल्मों के एजेंडा को उस फिल्म ने ध्वस्त कर दिया। तो उस फिल्म के सफलता से बहुत लोग परेशान थे। तो उसको काउंटर करने के लिए उनको एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो बॉलीवुड के नैरेटिव को सूट करती हो, जो हमेशा से बॉलीवुड पाकिस्तान प्रेम का नैरेटिव चलाता आया है, या जो भी उनके जो भी प्रोपेगेंडा एजेंडाज वगैरह हम फिल्मों में देखते हैं, उस नैरेटिव को सूट करने वाली कोई ना कोई फिल्म को हिट दिखाना उनके लिए आवश्यक था। तो ये उनके लिए एक परफेक्ट फिल्म थी मेरे अनुसार, पठान, जिसको वो ये न के न प्रकार है ना किसी प्रकार से वो हिट दिखा दे। अब वो ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं या फेक टिकट्स बुक कर रहे हैं या क्या, ये तो नहीं पता, पर जितना मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है उसके आधार पर, मैंने वो आर्टिकल्स पता नहीं आपके चैनल पर दिखाई या नहीं, पर मैंने हमारे चैनल पर 2-3 बार वो आर्टिकल्स भी दिखाए कि 12 जनवरी को कोई एक कथित फैन क्लब है, उसके साथ में रात को 2 बजे शाहरुख खान की मीटिंग होती है। आप गूगल पर वो आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस का आर्टिकल वो आपको मिल जाएंगे उस पर। तो 12 तारीख को एक सो कॉल कथित फैन क्लब के साथ में मीटिंग होती है। उसके फिर 2 दिन के बाद में उसी फैन क्लब की न्यूज आती है कि भाई हम 50,000 लोगों को पठान दिखाकर ट्रीट करने वाले हैं। उसके साथ में ही पूरे रिपब्लिक डे वीकेंड पर हम 200 से ज्यादा शहरों में मल्टीपल स्क्रीनिंग्स करवाने वाले हैं।
और भी आप अगर देखेंगे तो अलग अलग जगहों से इस फैन ने ये थिएटर बुक कर लिया, उस फैन ने वो थिएटर बुक कर लिया, यहाँ पर सुबह 9:30 कभी 9 का शो नहीं होता तो चलो यहाँ पर 9 का शो हमने शुरू कर दिया, यहाँ पर 8:30 का शो हमने शुरू कर दिया। तो ये पूरा जब आप एक पूरा इकोसिस्टम, पूरी पीआर टीम, मार्केटिंग टीम या कथित फैन क्लब्स वगैरह इनके माध्यम से आपने चलो हाइप बना भी दी, पर उसका बॉलीवुड को कोई फायदा होगा ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और उल्टा इस फिल्म ने ये सिद्ध किया है कि जो लोग ये कहते थे कि बॉलीवुड की फिल्मों के सामने पाकिस्तान प्रेम देखने को मिलता है, वो तो उल्टा इस फिल्म से सही सिद्ध हुआ है। प्रतीक जी, जो दीपिका पादुकोण को जिस तरीके से आईएसआई का एजेंट दिखाया गया, इसी तरीके से हम एक कैटरीना कैफ और सलमान खान की फिल्म भी तो देख चुके हैं। उसमें भी कुछ इसी तरह का, मतलब एक प्रेम का एंगल दिखाया गया था। वो शायद पाकिस्तानी ही थी या किसी बिल्कुल दूसरे बिल्कुल देश की थी। पाकिस्तानी ही थी। तो इसमें नया क्या है? नया कुछ है क्या इसमें कि उसको भीड़ देखने के लिए उमड़े, या भाई ये देखे कि दीपिका पादुकोण में ऐसा क्या नया आ गया, सिवाय उसके कि वो बेशर्म रंग वाला गाने को लेकर जरूर कंट्रोवर्सी हुई। वो भी एक छोटा सा वर्ग में मान सकता हूँ कि इस तरह के सीन देखने का जो आदी हो या शौकीन हो, पर बाकी लोगों के लिए क्या है इस फिल्म में? देखिए, ये ना एक प्रकार से लोगों का एक आत्मसम्मान से एक बात जुड़ गई थी। कई लोग है जो बॉलीवुड की आलोचना कर रहे थे ना, उसके अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वर्ग मोदी जी को गालियां देना या राष्ट्रवादी विचारधारा को गालियां देना या दूसरों को जो बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं उनको अंधभक्त कहना या फिर संघी वगैरह जो भी ऐसे शब्द उपयोग करते हैं, तो एक सामने वाला वर्ग भी बहुत बड़ा है जो अपने आप को बहुत वोक, लिबरल, प्रोग्रेसिव वगैरह मानता है, जो बॉलीवुड को बस उसकी पूजा करता है या इन कथित फैंस स्टार्स की चाटुकारिता वगैरह भी वो करता है। ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग भी है। तो उनके लिए भी एक उनके सम्मान को एक क्या कहे ठेस लग गई, आत्मसम्मान से उन्होंने जोड़ लिया कि भाई हमें कुछ भी करके इस बार तो कुछ करना है। तो और ये कराने में मेरे अनुसार शायद पठान की पीआर टीम भी सफल हो गई कि एक वर्ग जो फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग बड़ी आर्ट हाउस फिल्मों को भी पसंद करते हैं। आप देख लीजिए यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक्स है जो बड़ी आर्ट हाउस फिल्मों को पसंद करते हैं, बड़ा ऐसी टेक्निकली जो अच्छी वेल मेड फिल्म्स होती है, भले ही वोक माइंडसेट की हो, पर वो उन फिल्मों को वो ज्यादा प्रमोट वगैरह करते हैं। जैसे कई सारे एलिट क्रिटिक्स वगैरह भी है, वो क्रिटिक्स भी अगर आप देखेंगे ना, वो भी इस फिल्म को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि इससे बढ़िया फिल्म कभी बनी ही नहीं हो। पर आप टेक्निकली भी अगर देखेंगे तो ये फिल्म मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन वॉर भी इससे काफी बेटर थी। ऋतिक रोशन की जो वॉर आई थी, जो इसी सो कॉल्ड वायर अप यूनिवर्स की फिल्म जिसे बताया जाता है वो भी इससे कम से कम टेक्निकली और एक्शन सीक्वेंसेस की दृष्टि से बेटर थी। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एक्टिंग, ना परफॉर्मेंसेस, ना विजुअल्स, ना डायरेक्शन, ना कहानी, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। फिर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग बड़ी टेक्निकली वेल मेड फिल्मों की प्रशंसा करने का दिखावा करते हैं, बड़ी आर्ट हाउस फिल्मों को पसंद करने का दिखावा करते हैं, वो तक इसको प्रमोट कर रहे हैं। और जॉन का जो करेक्टर दिखाया गया है, क्या वैसे करेक्टर हमारे यहाँ होते हैं क्या फोर्सेस में? जिस तरीके से उसका कुल एटीट्यूड, कुल चरित्र, उसका चरित्र चित्रण दिखाया गया है, और उसको काउंटर करने के लिए मतलब पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट जो है वो हीरो के साथ मिल जाए, मतलब ये क्या नैरेटिव। और इस तरह की फिल्मों को मतलब प्रदर्शन की इजाजत भी कैसे मिल जाती है जो हमारी फोर्सेस के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा करे? अब देखिए, प्रोपेगेंडा की बात करें तो वायर अप यूनिवर्स, वायर अप का जो स्पाई यूनिवर्स है उसके लिए कोई नई बात नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले कैटरीना कैफ के कैरेक्टर की बात की, तो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, ये दो फिल्में आ चुकी है इससे पहले। और ऑब्वियसली कैटरीना कैफ का कैरेक्टर उसे आईएसआई एजेंट दिखाया है। एक था टाइगर में तो बस प्रेम दिखाया था उन्होंने एक रॉ एजेंट और आईएसआई एजेंट के बीच में। पर टाइगर जिंदा है को अगर आप देखेंगे ना, उसमें तो प्रोपेगेंडा की सारी हदें उन्होंने पार कर दी है। भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। फिल्म में कई सारे ऐसे डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि भाई भारत और पाकिस्तान में फर्क ही क्या है, और रॉ और आईएसआई में फर्क ही क्या है, दोनों ही तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना।
तो ऐसे कई सारे डायलॉग्स आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से भारत और पाकिस्तान को उन्होंने एक लेवल पर लाकर खड़ा करने का प्रयास किया और ऊपर से आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया है आईएसआई को। और जो एक आईएसआईएस जैसा जो एक आतंकवादी संगठन फिल्म में दिखाया है उसको आईएसए ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया है और बगदादी की तरह एक कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है और वो आतंकी का पात्र भी ऐसे उन्होंने दिखाया जैसे कि वो सड़क छाप गुंडा हो और वो फिल्म में नर्सिस के सामने बैठकर रो रहा है, अपना दुखड़ा सुना रहा है, अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है आतंकवादी बनने की। और ये भी वो बोलता है कि भाई मैं आतंकवाद मजहब के लिए नहीं, पैसे के लिए, बिजनेस के लिए हम ये आतंकवाद ये पूरा चला रहे हैं। ये डायलॉग्स है टाइगर जिंदा है के, ये बातें वो इससे पहले दिखा चुके हैं। और पठान की अगर हम अभी बात करें तो इसमें भी वही नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। फिल्म की शुरुआत में एक पाकिस्तानी आर्मी का जनरल दिखाया है जो कैंसर से पीड़ित है। अब कैंसर से पीड़ित क्यों दिखाया है ये मैं समझ नहीं पाया, पर शुरुआत में ही ये दिखाया कि भाई वो कैंसर से पीड़ित है और उस पीड़ा में फिर उसे न्यूज मिलती है धारा 370 हटने की। और उसके बाद में फिर वो पाकिस्तानी जनरल कादर ये कहता है कि भाई अब तो भारत को सबक सिखाना पड़ेगा और इसके लिए अभी हमें शैतान से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो शैतान कौन है? ये भारतीय आतंकी जॉन अब्राहम का कैरेक्टर। मतलब एक पहली बात तो ये जो जनरल कादर का कैरेक्टर है, क्या पाकिस्तान में आतंकवादी कम पड़ गए थे? पूरी की पूरी आईएसआई है, पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी है, कई सारे आतंकवादी संगठन है, क्या वो सारे कम पड़ गए थे? उसे भारतीय आतंकी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। तो वो कहता है कि शैतान के साथ हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। अब ये शैतान है भारतीय आतंकी और भारतीय आतंकी भी कोई आम भारतीय नहीं है, एक्स रॉ एजेंट दिखाया है। और ऐसे ही कोई आम एक्स रॉ एजेंट नहीं, सबसे बेस्ट रॉ एजेंट उसे कहा गया है फिल्म में, जो वीरता पुरस्कार से सम्मानित है। और ऐसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित आईएसआई एजेंट को और उनकी पत्नी को एक समय कुछ आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। कोई अफ्रीकन आतंकवादी ग्रुप शायद दिखाया था, तो वो किडनैप कर लेते हैं। और ऐसे समय में भारत, उस सबसे बेस्ट एक्स रॉ एजेंट, उनका ही देश भारत, उसे धोखा दे देता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारा देश जवानों को कैसे केवल यूज एंड थ्रो की तरह यूज करते हैं, इस प्रकार से एक चित्र फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। और यहां पर देखिए जो एक्स रॉ एजेंट है वो किसी मिशन पर नहीं है। कुछ कुछ मिशन ऐसे होते हैं जहां पर अपना पूरी जान की बाजी लगाकर उन्हें जाना पड़ता है कि भाई वापस आएंगे या नहीं पता नहीं होता, वो एक अलग बात होगी। यहां पर वो किसी मिशन पर नहीं थे, यहां पर किडनैप किया हुआ है आतंकवादियों ने। और केवल रॉ एजेंट नहीं है वहां पर, उनकी पत्नी है, एक सिविलियन है साथ में। फिर भी भारत, हमारी भारतीय एजेंसीज, भारत सरकार कैसे हमारे जवानों को बस यूज एंड थ्रो की तरह उपयोग करती है, ऐसा चित्र फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। और इसके बाद में फिर ये जॉन का कैरेक्टर, उनकी पत्नी को मार दिया जाता है, भारत की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाता उनको बचाने का, और फिर ये आतंकी बन जाता है। और इसके बाद में फिर जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर रूबीना, वो और पठान, ये जो रॉ एजेंट है, ये दोनों मिलकर इस भारतीय आतंकी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही फिल्म में देखिए पाकिस्तान का बचाव कैसे किया है। फिल्म के एंडिंग में एक डायलॉग है जहां पर ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जो रूबीना है, वो ये कहती है कि भाई ये जो जनरल कादर जैसे लोग हैं ना, ये हम लोग नहीं है, यानी बाकी पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। अगर बाकी लोगों को, बाकी पाकिस्तान के लोगों को अगर जनरल कादर की सच्चाई पता चल जाएगी तो वो उसे फांसी पर लटका देंगे, दे विल हैंग हिम। ये डायलॉग है। मतलब जनरल कादर जैसी मानसिकता के, आतंकी मानसिकता के लोग तो बस इक्का दुक्का है। और उसे भी कैंसर से पीड़ित दिखाया था, शायद इसलिए कैंसर से पीड़ित दिखाया कि भाई उसे बहुत पीड़ा हो रही थी कैंसर से, और ऐसे में आर्टिकल 370 हटने की न्यूज सुनने के कारण शायद वो बौखला गया और इस कारण से उसने भारतीय आतंकी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा भारत पर हमला करने का। तो जनरल कादर जैसे लोग तो इक्का दुक्का है, बाकी लोग तो इतने अच्छे हैं कि भाई आतंक की बात सुनते ही उसको वो हैंग कर देंगे। इतनी विकृत और घिनौनी मानसिकता के साथ में ये फिल्म बनी हुई है। और कौन नहीं जानता है, प्रतीक जी और बहुत सारे दर्शकों को याद होगा, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था मोदी सरकार ने, उसके बाद इमरान खान सरकार ने क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया था पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ भारत के कॉन्सुलेट थे, उच्चायोग थे, दूतावास थे, वहाँ हिंसक प्रदर्शन कराए गए थे और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि कोई एक कादर जैसा सिरफिरा था बस पाकिस्तान में, और तो सब वहाँ दूध के धुले हुए हैं
वो किसी तरह की साजिश भारत के खिलाफ रचते ही नहीं है। हाँ, जैसे और उनको आतंकी ऐसा पता चल जाए तो वो फांसी पर लटका देते हैं, जैसे कि उन्होंने हाफिज सईद को, दाऊद इब्राहिम को, या ओसामा बिन लादेन को, या बाकी जितने भी आतंकवादी है उन सबको जैसे उन्होंने फांसी पर लटका दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रतीक जी कि बहुत लंबे समय से इस तरह की जो प्रोपेगेंडा फिल्में आ रही हैं, जो कहीं न कहीं भारत सरकार के भी खिलाफ होती हैं, हमारा जो सिस्टम है, उसके भी अगेंस्ट जाती हैं, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी कहीं न कहीं वो नेगलेक्ट भी करती हैं और विकृत भी करती हैं। और जो दूसरी कल्चर हैं, उनको थोपने की कोशिश की जाती है, जिसका एक्चुअल में विरोध हो रहा है। ये विरोध इस बात का नहीं है कि ये शाहरुख खान की फ़िल्म है या सलमान की है या आमिर खान की है, क्योंकि बिल्कुल। इन लोगों ने जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कृति में हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनका मज़ाक उड़ाया है, उनका उपहास किया है। इसलिए इनकी मानसिकता का विरोध है, ताकि ये आगे से सुधरें और उस तरह की फ़िल्में ना बनाएँ। क्या इस विरोध का कहीं कोई ज़रा-सा भी असर इस बॉलीवुड पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बॉलीवुड, मेरे अनुसार तो मैंने इससे पहले भी आपके चैनल पर कहा है कि वो नहीं सुधर सकता। इसके पीछे कई सारे अलग-अलग रीज़न हैं, पर वो अपनी उस प्रोपेगेंडा से भरी फ़िल्मों से, अपनी उस माइंडसेट से वो बाहर नहीं आ सकते। 2022 ने इतना बड़ा सबक बॉलीवुड को सिखाया, फिर भी जैसा कि हमने पठान में देखा, उसको देखते हुए ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कहीं पर भी उसने वो सबक सीखा है, या उससे कुछ अपने आप को बदलने का या सुधारने का उसने प्रयास किया, ये तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा। ऊपर से कुछ जो कथित राष्ट्रवादी फिल्में पिछले 1-2 वर्षों में बॉलीवुड ने बनाने का प्रयास किया, वो भी राष्ट्रवाद तो उनमें था नहीं, मजाक से कम नहीं थी वो सारी फिल्में। और आप देख लीजिए, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म भी वाईआरएफ की ही थी, और उस फिल्म में देखिए किस प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज जी के कैरेक्टर को बिल्कुल मजाकिया तरीके से और बहुत ही अपमानजनक तरीके से दिखाया था। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस सीरियसली अपमानजनक था, और फिल्म में कहीं पर भी वो वीरता या शौर्य की बातें नहीं है, मोहम्मद घुरी के अत्याचार उन्होंने नहीं दिखाए। सम्राट पृथ्वीराज जी को बस एक अपने प्यार के लिए ससुर से लड़ने वाला उन्होंने फिल्म में बनाकर रखने का प्रयास किया, और ऊपर से ये बताया कि भाई हम ही वो लोग थे जिन्होंने मोहम्मद घुरी को आमंत्रण दिया कि भाई आओ और हम पर आक्रमण करो। मतलब उसके लिए भी हमें ही दोषी दिखाया है, भारत को ही दोषी दिखाया है। तो उस समय का कोई ऐसा पॉलिटिकल या जो ऐतिहासिक उस समय का जो चित्रण हो, या उस समय की राजकीय परिस्थिति क्या थी, कैसे अत्याचार अन्याय भारत में हो रहे थे परकीय आक्रांताओं के द्वारा, ऐसा कुछ भी फिल्म में उन्होंने कोई दिखाने का कुछ भी प्रयास नहीं किया। और आप देखिए, वाईआरएफ की ही फिल्म होते हुए उन्होंने कैसे उस फिल्म को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, जैसे कि वो फिल्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। पर उसी के अगेंस्ट आप पठान को देखिए, वो कितना जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि वाईआरएफ की तरफ से यह भी कहा जाए कि भाई उन्होंने तो सच में हृदय से सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बनाई थी, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, ये भी अगर हम उनका आर्गुमेंट मान ले, तो भी क्या वाईआरएफ में जिस प्रकार से अभी वो पठान को प्रमोट कर रहे हैं, वैसा उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को प्रमोट किया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो कम से कम जो आज के समय जिस प्रकार से ये पीआर टीम, मार्केटिंग और पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स, और जैसे जैसे आर्टिकल्स वगैरह में पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से देख रहा हूं, बड़े बड़े मीडिया हाउस के कैसे पूरा एक माहौल बनाने का, वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वैसा तो मैंने कुछ भी देखा नहीं उस समय। तो वो भी एक मरे मरे मन से उन्होंने केवल फिल्म बनाई थी, पर जब प्रोपेगेंडा फिल्में उनकी आती है तो उसको तो बड़ा हृदय से वो उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं। जो आपने भी कहा है कि भले ही जो कलेक्शन दिखाया जा रहा हो, भले ही जो दावे किए जा रहे हों, पर बॉलीवुड को इससे कोई फ़ायदा हुआ हो, ऐसा लग नहीं रहा। पर बिल्कुल मैं ये नहीं। जानना चाहता हूँ कि अगर ये फ़ैन क्लब के द्वारा या किन्हीं दूसरे माध्यमों के द्वारा शुरू के जो 4-5 दिन थे, क्योंकि बुधवार को ये रिलीज़ हुई थी, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 5 दिन थे ये। इनकी जो बुकिंग कराई गई है, ये क्या प्रोडक्शन हाउस को कुछ इससे गेन हुआ? गेम का तो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने काफी सारा पैसा बहाया ऐसा लग तो रहा है चाहे वो फिल्म के प्रमोशन पर हो या बाद में उसको हिट दिखाने के लिए हो। और जैसा कि मैंने कहा भाई, उनके सर्वाइवल का प्रश्न था। अब वो अगर ये फिल्म अगर नहीं चलती तो ये तो उनके एग्जिस्टेंस पर, उनके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता बॉलीवुड के।
तो ये तो उनके लिए करना बिल्कुल स्वाभाविक था कि वो कैसे भी करके, कुछ भी करके इस फ़िल्म को वो सफल दिखाए, जो कि वो कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा हो, नुकसान हो, वो तो अभी उन्होंने जो भी है उन्होंने ये कर दिया है। मेरे अनुसार तो नुकसान ही होगा, उन्हें भले ही लग रहा हो कि उन्होंने हिट दिखा दी है। कई सारे बड़े-बड़े मीडिया हाउस के आपको इस पर आर्टिकल मिल जाएँगे कि भाई ये तो नफ़रत पर प्यार की जीत है। हाँ? हेट पर लव की जीत है। ऐसे आपको बड़े-बड़े मीडिया हाउस के आर्टिकल्स मिल जाएँगे। पठान की जीत को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई जो बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं, वो तो नफ़रत फैलाने वाले हैं। मतलब हम अगर हम हमारे संस्कृति की, हमारे कल्चर की बात करें या पाकिस्तान प्रेम की आलोचना करें, तो हम नफ़रत फैलाने वाले हैं। और ये जिस पाकिस्तानी आईएसआई ने हमारे देश में इतने सारे आतंकवादी हमले करवाए, इतने सारे हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उसके प्रति उसको ये उसका महिमा मंडन करे, ग्लोरीफाई करे या पाकिस्तान प्रेम दिखाए, तो वो प्रेम फैलाना हो गया इनका। तो कर हो रहा है, जो भी आर्टिकल्स वगैरह हम जो देख रहे हैं सब है, पर वो कितना भी इसका उपयोग कर ले, अपनी पीआर मशीनरी हो, मीडिया हो, उसका फायदा बॉलीवुड को होगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। पर क्या ये एक बात ये भी कही जा रही है कि जैसे कपिल शर्मा शो है या इस तरह के जो शोज में पहले फिल्मों के प्रदर्शन से पहले सितारे आते थे, ये लोग आते थे, उस तरह का प्रमोशन शायद इस बार शाहरुख खान ने नहीं किया है। इसके पीछे कोई रणनीति? उन्होंने ऐसे जो रियलिटी शोज हो या कॉमेडी शोज हो, वहां पर पैसा खर्च करने की जगह दूसरी जगह पैसा खर्च किया ऐसा लग रहा है। जो फैन क्लब्स के साथ में रात को 2 बजे मीटिंग और उसके बाद में मल्टीपल स्क्रीनिंग्स, बुकिंग वगैरह जो भी है, तो पैसा उन्होंने दूसरी जगह खर्च किया ऐसा लग रहा है। और वैसे भी और जो ये रियलिटी शोज होते हैं या अलग अलग टीवी सीरियल्स में वगैरह, ये लोग जो जाकर केमियो देते हैं या वहां पर जाकर जो बैठते हैं, उससे फिल्म को कोई फायदा होता है ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि आज ये सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पर लोग फिल्म देखने से पहले कपिल शर्मा का शो में उस एक्टर ने क्या बोला वो तो नहीं देखते, पर उसकी अपेक्षा जो क्रिटिक्स है, चाहे वो यूट्यूब पर रिव्यू करने वाले हो या इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक्स हो, उनके रिव्यूज वो ज्यादातर पढ़ते हैं। सोशल मीडिया का समय है, तो अपना पैसा उन्होंने दूसरी जगह लगाया है ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए और इतने विस्तार से और गहराई से फिल्म के बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। धन्यवाद। नमस्कार।